हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। करंट अफेयर का सिलसिला हम लगातार लेके चल रहे हैं और इस बार ये जो वीडियो है ये 16 से 31 मई तक का है। इसके पहले 1 से 15 मई और उसके पहले भी जनवरी से लेकर करंट अफेयर की वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका एक जो सीक्वेंस है वो लगातार बने रहे। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय है, आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करें उसके पहले अगर अभी आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम तक पहुंचते रहें। तो इस करंट अफेयर की वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर्स देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है। कोलंबो में आयोजित मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में चेतना जोशी तिवारी विजेता चुनी गई हैं, वो कहाँ की रहने वाली हैं। ये 4 ऑप्शन थे आपके पास, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और जांजगीर चांपा। और आप में से मैक्सिमम ने इसका सही आंसर दिया है। जो चेतना जोशी तिवारी हैं वो जांजगीर चांपा में रह रही हैं और कोलंबो में मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता की ये विजेता चुनी गई हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है क्विज क्वेश्चन का लास्ट वीडियो का, वो ये कि चीन में आयोजित सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाली खिलाड़ी कौन है। इसका भी आप सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही दिशा में पढ़ रहे हैं और आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। तो गंगा सोना इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले खिलाड़ी, यहाँ पे एक और नाम है प्रीति वर्मा। ये भी इसी टीम में शामिल होने वाली रिजर्व प्लेयर हैं, तो इनके बारे में भी जानकारी रख लीजिएगा। प्रीति वर्मा भी सॉफ्टबॉल खेलती हैं और ये भी इस टीम में हैं, लेकिन वो मेन टीम में ना होकर रिजर्व में रखी गई हैं। अगर किसी खिलाड़ी को कुछ होता है तो प्रीति वर्मा फिर टीम में आ जाएंगी। ये भी छत्तीसगढ़ से ही हैं। तो गंगा सोना और प्रीति वर्मा ये 2 हैं, लेकिन गंगा सोना टीम में है इसलिए इनका नाम ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलते हैं अपने करंट अफेयर के सिलसिले की तरफ, उसे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या कुछ प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न, झीरम श्रद्धांजलि दिवस किस दिन मनाया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो एक दिन है इसे कोई भी छत्तीसगढ़ का जो व्यक्ति है भूलेगा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी इस दिन हुआ था वो बहुत ही विहंगम था और बहुत ही दर्दनाक था। और इसीलिए अब छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हर वर्ष इस दिवस को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आपको बताना है कि ये झीरम श्रद्धांजलि दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 22 मई, बी 23 मई, सी 24 मई या डी 25 मई। 22, 23, 24 या 25 मई में से एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि झीरम श्रद्धांजलि दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि झीरम कहाँ है, बस्तर में है। वहाँ पे एक दुखदाई घटना हुई थी और उसी की याद में प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया है। इसके डिटेल की तरफ चलते हैं। तो जो झीरम श्रद्धांजलि दिवस है उसका सही आंसर है 25 मई। प्रत्येक वर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा और प्रदेश के सभी शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालयों में जो शहीद हुए हैं जनप्रतिनिधि या सुरक्षा बल और नक्सल हिंसा में जो वर्तमान और विगत वर्षों में भी जो शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ठीक है, राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये एक डेट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारथी मोबाइल ऐप, ये एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम क्या है, सारथी। इसके माध्यम से नागरिक आसानी से किसी भी समय अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं और उन शिकायतों को ट्रैक भी कर सकते हैं। आपको बताना है कि यह मोबाइल ऐप किस जिले में शुरू किया गया है। सारथी नाम का जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से कोई भी नागरिक अपनी शिकायत कर सकता है और उसकी शिकायत कहाँ तक पहुँची है, क्या कुछ उस पर कार्रवाई हुई है, उसको वह ट्रैक भी कर सकता है। और ये ऐप एक ज़िले ने शुरू किया है। आपको बताने कि वो ज़िला कौन सा है। अगर आपको सही आंसर बताए तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताइए, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ही कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है ए रायपुर, बी दुर्ग, सी बिलासपुर और डी राजनांदगांव। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है कि आखिरकार सारथी मोबाइल ऐप कहाँ पे शुरू किया गया है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या राजनांदगांव, आपको बताना है। और ये भी आपको जानना है कि सारथी मोबाइल ऐप करता क्या है। तो ये नागरिकों के लिए है। नागरिक अपनी शिकायतें इस पर दर्ज करा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और अपनी जो शिकायतें हैं उसको फॉलो कर सकते हैं कि क्या कुछ हुआ जा रहा है। चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। आपने आंसर दे दिया है कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दुर्ग जिला। 21 मई को इसकी शुरुआत की गई थी भरोसे का सम्मेलन में। भरोसे का सम्मेलन क्या है? भरोसे का सम्मेलन एक शासकीय कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे और इसी सम्मेलन में इन्होंने ये जो ऐप है उसका शुभारंभ किया था। कौन से जिले में? दुर्ग जिले में। किस तारीख को? 21 तारीख को। ठीक है, सारथी ऐप का शुभारंभ हुआ। यहाँ पे इसका डिटेल है कि आखिरकार क्या क्या सारथी ऐप से हो सकता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा,
वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और जो नोट्स आप बना रहे हैं उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप कितना भी अच्छा नोट्स बना लें, कितने भी अच्छे कंटेंट आपके पास हो जाएं, अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका सारा मेहनत जो है वो बेकार है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन आप करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? हालांकि ये क्वेश्चन पुराना है क्योंकि इसकी स्थापना बहुत पहले ही करने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन हाल ही में यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन फिर से लाइमलाइट में है और इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। देखिए क्या होता है, करंट अफेयर्स के कई क्वेश्चन पुराने होते हैं लेकिन अक्सर वो एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आ गए, तो बहुत पुराना है। लेकिन जब हम चीज़ों से रूबरू होते रहते हैं, हम उनको बारे में जानते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई थी जिसकी वजह से फिर से सुर्खियों में आ गया है। और यही वजह है कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय फिर से सुर्खियों में है। आपको बताना है कि ये कहाँ है, ठीक है। इसके बाद आपको पता भी होगा कि इसकी स्थापना के लिए कब बात की गई थी, वो डेट कौन सी थी, वो भी आपको याद होना चाहिए। फिलहाल ये कहाँ है, इसका आंसर आप बताइए। इसके 4 ऑप्शन है, ए सांकरापाटन, बी रामपुर, सी आरंग या डी धरसींवा। सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और हम चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की तरफ, जानते हैं कि आखिरकार ये कॉलेज कहाँ पे है और कब इसकी स्थापना की गई है। तो ये जो कॉलेज, ये जो विश्वविद्यालय है, ये दुर्ग जिले में है, सांकरापाटन में। सांकरापाटन नाम की जगह पे इसकी स्थापना की गई है और सांकरापाटन कहाँ पे है, दुर्ग में है। क्यों किया गया है इसकी स्थापना? युवाओं को उद्यानिकी एवं वानिकी आधारित विषयों के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए, ठीक है। जो यूथ हैं वो हार्टिकल्चर वगैरह भी देखें, फॉरेस्ट्री के बारे में भी जानें और इन विषयों का अध्ययन करें। तो हार्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के स्पेशल कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है और यहाँ पे रिसर्च वर्क भी होता है फॉरेस्ट्री और हार्टिकल्चर उद्यानिकी एवं वानिकी में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक डेट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन पुराना है तो शायद आपको पता हो कि 2 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि अब ये सुर्खियों में क्यों है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अभी जो मैंने बताया भरोसे का सम्मेलन जिसमें मुख्यमंत्री दुर्ग गए हुए थे, वहाँ पे इन्होंने इस विश्वविद्यालय के बिल्डिंग के निर्माण के लिए 120 करोड़ की लागत से भूमि पूजन किया है। कि इसका मतलब ये कि जो यूनिवर्सिटी 120 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी और इसीलिए ये फिर से ये सुर्खियों में है। ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अंतर्गत पूरे स्टेट में 18 उद्यानिकी महाविद्यालय संचालित हो चुके हैं, जिसमें से 14 शासकीय हैं और 4 अशासकीय महाविद्यालय हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो उद्यानिकी विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत कुल कितने कॉलेज संचालित हैं, तो 18 हैं, जिसमें से 14 शासकीय और 4 अशासकीय हैं, ठीक है। कहाँ पे है? सांकरापाटन दुर्ग में। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2 अक्टूबर 2020 को। फिलहाल अस्थायी तौर पे चल रहा है और उसके खुद के भवन के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने 120 करोड़ रुपए की लागत से जो बनेगा इसका भवन, उसके लिए भूमि पूजन किया है। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन के हर आयाम को आपको लेकर चलना है ताकि कोई भी क्वेश्चन का जो छोर है वो आपसे छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमर सुघ्घर लइका अभियान का शुभारंभ कब किया गया? हमर सुघ्घर लइका अभियान, ये एक अभियान है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है बच्चों के लिए और इसके साथ ही साथ टीनेजर्स के लिए जो कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं और उनको कुपोषण को दूर करना है। और कुपोषण को दूर करने के लिए ये जो अभियान है हमर सुघ्घर लइका अभियान, ये काफ़ी प्रभावी होगा ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों को गुलदस्ता, बच्चों के हाथों में गुलदस्ता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री खड़े हैं और ये हैं कुमारी शैलजा, ठीक है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं कांग्रेस की। आपके ऑप्शन है ए 21 मार्च, बी 31 मार्च, सी 21 मई या डी 31 मई। हमर सुघ्घर लइका अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 21 मार्च, 31 मार्च, 21 मई या 31 मई। आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर पता है तो बहुत बढ़िया, और जिसको आंसर नहीं पता है वो कोशिश करता रहे कि आखिरकार क्या हो सकता है, अगर उसने कहीं भी पढ़ा हो और हल्का सा भी दिमाग में हो तो। और नहीं पता तो हम चलते हैं डिस्कशन की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो 21 मई 2023 को भरोसे का सम्मेलन हुआ था सांकरापाटन में, दुर्ग में। वहाँ पे इस योजना की शुरुआत जिले स्तर पे की गई है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? अभियान का उद्देश्य ये है कि एपेटाइट टेस्ट के आधार पर बच्चों की ग्रोथ का प्रबंध करना। एपेटाइट टेस्ट जो है उससे हम जानेंगे कि बच्चों का ग्रोथ कैसा है, उनका शारीरिक विकास कैसा है। उस शारीरिक विकास की जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो बच्चा कुपोषित है या नहीं है। और इस आधार पर एक सर्वे सूची बनेगी और सर्वे सूची के आधार पर जो बच्चे कुपोषित पाए जाएंगे उन बच्चों को पोषित करना ही इस अभियान का लक्ष्य है।
ठीक है। अब इसके साथ साथ जो भी बच्चे कुपोषित पाए जाएंगे उनके परिवारों की भी काउंसलिंग की जाएगी और उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आखिरकार कैसे वे अपने बच्चों को पोषित कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने बच्चों के खान पान में ध्यान रखें ताकि उनके बच्चे भी कुपोषण के दायरे से बाहर निकल जाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। ठीक है। और राज्य स्तर पर शुरू किया जाने वाला ये राज्य में पहला कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम? ये जो एक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो है राज्य में पहला कार्यक्रम है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इस तरह से सारी बातें जब आप याद रखेंगे, एक डिटेल के तौर पे पढ़ेंगे, तो ही चीज़ें आपको याद रहेंगी। आपको एक स्टोरी बना के पढ़ना है, जिसका उद्देश्य है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि उद्देश्य जो है वो सीधे सीधे 2 नंबर का मेंस में पूछ देता है, पूछ देगा हमर सुकर लइका अभियान क्या है, तो आपको उसका उद्देश्य क्या है, तो ये 2 नंबर में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो योजनाओं को अच्छे तरीके से देखिए, न सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए, न सिर्फ करंट अफेयर के लिए, बल्कि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपको उसको देखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लखनऊ में आयोजित 6वीं राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट में बस्तर की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा है। उनके जीते हुए पदकों की संख्या बताइए। ये 6वीं राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। कहाँ आयोजित हुई है? लखनऊ में आयोजित हुई है। इसमें जो छत्तीसगढ़ है उसके बस्तर से 5 बेटियों ने इसमें प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। आपको बताना है कि इन्होंने कुल कितने मेडल जीते हैं। ऑप्शन है ए 3 स्वर्ण 3 कांस्य, यानी कि 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। ऑप्शन बी 4 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। ऑप्शन सी 2 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज। और ऑप्शन डी 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। ए है आपका 3 स्वर्ण और 3 कांस्य, बी है आपका 4 स्वर्ण और 2 कांस्य, सी है आपका 2 स्वर्ण और 4 कांस्य, और डी है 5 स्वर्ण 1 कांस्य। इन चारों में से कोई एक संख्या ऐसी है मेडलों की जो इनके द्वारा जीती गई है। आपको बताना है कि वो सही मेडल की संख्या क्या है। अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। तस्वीरें यहाँ पे मैं जरूर डाल देता हूँ, जो भी तस्वीरें मुझे क्वेश्चन से रिलेटेड मिल पाती हैं, ताकि वो क्वेश्चन में देखते हुए पढ़ते हुए तस्वीरें भी आपके दिमाग में रहे और उन तस्वीरों के हिसाब से आप ये जान जाएं कि आखिरकार किस तरह से क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिरकार क्या सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन है 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। 17 से 21 मई को लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था और जो गोल्ड मेडल की विजेता हैं वहाँ इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और जो ब्रॉन्ज मेडल की विजेता हैं उनका भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सभी कहाँ की रहने वाली हैं? बस्तर की रहने वाली हैं और लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें रिवाइज करने में आसानी रहे और आपको ये कंटेंट याद रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? ये 2022-23 के लिए सूची जारी हुई है। पिछले वर्ष जब 2021-22 में सूची जारी हुई थी तो छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा जंप लगाया है छत्तीसगढ़ ने और काफ़ी अपनी रैंक में सुधार किया है। तो आपको बताना है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान हासिल हुआ है। ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान या ऑप्शन डी चौथा स्थान। एनीमिया मुक्त भारत अभियान, यह अभियान क्या है ये भी आपको जानना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका स्टेट इसमें कौन सी रैंक में है, कौन सी रैंक में है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक है उन पे कौन कौन से स्टेट है, इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको ऑप्शन पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम चलते हैं सीधे अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है। तो यहाँ है इसका आंसर तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर है तेलंगाना और दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। अब मलेरिया मुक्त भारत अभियान, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में होता क्या है? तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 6 माह से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों, किशोर, किशोरियों, गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को IFA की खुराक दी जाती है। तो IFA क्या है? I फॉर आयरन और FA मतलब फोलिक एसिड। तो आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां या लिक्विड सिरप बच्चों की उम्र के हिसाब से या फिर जो किशोरी या गर्भवती या शिशुमती महिलाएं हैं उनके हिसाब से उनको दी जाती है। अब ये कहाँ कहाँ पे दिया जाता है? तो मितानिनों के द्वारा दिया जाता है, स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी सहायकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा, और अस्पताल में जो भी काम कर रहे हैं डॉक्टर और नर्स उनके माध्यम से आयरन और फोलिक एसिड जो एसिड है वो दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख लीजिए कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है और इसमें किस वर्ष तक के लोग शामिल होते हैं? 6 माह से लेकर 19 वर्ष तक। और इन्हें क्या दिया थी? IFA यानी कि आयरन एंड फोलिक एसिड, मितानिन स्कूल शिक्षक, आंगनबाड़ी केंद्र और अस्पतालों के माध्यम से
एनीमिया को दूर करने की कोशिश की जा रही है और छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और देश में 2022-23 के लिए वो तीसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन पे तो जाएंगे ही। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीप्ति साहू किस खेल से संबंध रखती हैं? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीप्ति साहू किस खेल से संबंध रखती हैं? आपकी शिकायतें रहती हैं कि छत्तीसगढ़ के स्पोर्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं मिल पाते हैं। तो अब देखिए, मैं जो कंटेंट लेकर आ रहा हूं उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उन्हीं क्वेश्चंस में से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसी मेरी जो है मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि मैं इसलिए करंट अफेयर्स नहीं बनाता कि मुझे सिर्फ आपको बता भर देना है, मैं इसलिए भी बनाता हूं, जब मैं अपनी समय तैयारी कर रहा था तो उस वक्त मैं एक थॉट अपनाता था कि क्या ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो वही थॉट मैं अब भी रखता हूं कि क्या ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। और जब मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, तब मैं वो क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर्स में लाता हूँ। तो इस लिहाज से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना रखते हैं। अब आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीप्ति साहू किस खेल से संबंध रखती हैं। आपके ऑप्शन है ए मार्शल आर्ट, बी बास्केटबॉल, सी भारोत्तोलन या डी बैडमिंटन। मार्शल आर्ट, बास्केटबॉल, भारोत्तोलन, बैडमिंटन। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीप्ति साहू। अब इससे 2 चीज़ें पता चलेगी। एक तो ये पता चलेगा कि दीप्ति साहू नाम की कोई खिलाड़ी भी है, दूसरा ये पता चलेगा कि वो कौन सा खेल खेलती है, तीसरा ये भी कि दीप्ति साहू कहाँ की रहने वाली हैं, इन्होंने क्या कुछ किया है। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी और इसीलिए क्वेश्चन के हर आयाम को देखना चाहिए, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ। तो दीप्ति साहू नाम से आप रूबरू हो गए। आप ये जान लीजिए कि ये मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? बालोद की रहने वाली हैं। बालोद के डोंडी लोहारा विकासखंड के कोबा गांव में रहती हैं ये। छोड़िए, सुनिए, मतलब कोबा गांव मतलब एक छोटा सा गांव, वहाँ से निकलकर इन्होंने अपने आप को इंटरनेशनली स्टैंड किया है। और फिलहाल ये रूस में एक इंटरनेशनल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता था, वहाँ पे शामिल होने गई हुई हैं। और इसके अलावा ये गोवा और नेपाल के काठमांडू में भी आयोजित मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में शामिल होकर 2 बार गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। तो काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और ये कौन सा खेल खेलती हैं? मार्शल आर्ट खेलती हैं। तो इस तरह से आपको इनका नाम, इनके गांव का नाम, इनके ज़िले का नाम, किस स्तर के खिलाड़ी हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। नोट्स बनाते चलिए और इसे रिवाइज़ ज़रूर करते चलिए। रिवीजन करने का मैंने फार्मूला भी आपको बताया है। आप जो है IEEE के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। एक और वीडियो मैंने बनाया है RRR फार्मूला रिवीजन का, उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप रिवीजन कैसे करें ये ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि रिवीजन आपका आसान रहे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर की खोज छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई है? ये देखिए, ये है दुर्लभ प्रजाति का माउस डियर, जो छोटा सा चित्र में दिख रहा है, यही है माउस डियर। इसकी खोज हुई है, कैमरे में ट्रैप हुआ है, लेकिन किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसको टिक करने के बाद हम ये बता पाएंगे कि माउस डियर की खोज वहीं पर हुई है। यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी है तो आपको ये पता रहे कि माउस डियर बहुत ही छोटा सा हिरन है जो माउस की तरह दिखता है, इसलिए उसे माउस डियर कहते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन में और देखते हैं कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर आपके सामने है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थापित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। ये आप क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब देखिए कि दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर की तस्वीरें ट्रैप की गई हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। और भारत में कुल कितने प्रकार के हिरन पाए जाते हैं? 12 प्रकार के हिरन प्रजातियां पाई जाती हैं और इन 12 प्रकार की प्रजातियों में से माउस डियर सबसे छोटा है। और इतना ही नहीं, विश्व भर में जो सबसे छोटे हिरन पाए जाते हैं उन्हीं छोटे प्रजातियों में से एक है माउस डियर। तो इस तरह से ये विलुप्त प्रजाति में माना जाता है क्योंकि बहुत ही कम दिखते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के एक राष्ट्रीय अभियान में ये दिख रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है वाइल्ड लाइफ के लिए। इसलिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये मिला, याद रखिएगा। और इसके बाकी सारी चीज़ें भी आप पता कर लीजिएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, क्योंकि मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं आपको न सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से बताता रहता हूँ बल्कि ये भी बताता रहता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस लिहाज से आप अपनी तैयारी करिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट में, यानी कि क्विज क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना होता है कि इसका आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। आपके ऑप्शन है ए 19 मई, बी 20 मई, सी 21 मई या डी 22 मई। आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दूसरा आपका क्विज क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि मितान योजना के अंतर्गत अब घर बैठे राशन कार्ड भी मिलेगा। योजना के लिए किस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा? मितान को बुलाने के लिए आपको एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करना होता है। जब आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं तो आपके घर आ जाता है और उसके बाद आप घर बैठे बैठे कई सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क ये भी है कि कितनी सेवाओं का लाभ उसमें आप ले सकते हैं। मितान योजना के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। मितान योजना कब शुरू की गई इसके बारे में भी पढ़िएगा। फिलहाल आपको बताना है कि इसका टोल फ्री नंबर क्या है। आपके ऑप्शन है ए 14242, बी 14543, सी 14345 या डी 14545। फिर से सुनिएगा 14242, 14543, 14345 या 14545। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा मेंस के पर्सपेक्टिव से जो मैं आपको बताता हूँ उस पर भी ध्यान देख रहे होंगे और रिवीजन ज़रूर कर रहे होंगे। रिवीजन के लिए वीडियो जो मैंने बनाए हैं 2 RRR और IRRR वो ज़रूर देखिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खोजना ना पड़े आपको वीडियो नोटिफिकेशन हर बार जब वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे ताकि आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। फिर मिलूंगा। जय हिंद।